चला दी। नमस्कार विद्यार्थियों, संज्ञान अकेडमी तारानगर में आपका हार्दिक स्वागत है। संज्ञान अकेडमी तारानगर आपके लिए लेके आया है भारतीय संविधान के अलग अलग टॉपिक के एमसीक्यू। तो इस एमसीक्यू सीरीज की प्रथम श्रृंखला में आज हम देखते हैं प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऐसे हम आगे भी प्रस्तावना के सेकंड सीरीज लाएंगे और ऐसे करके भारत के संविधान के सभी टॉपिक्स पर हम महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेके आएंगे। तो शुरू करते हैं एमसीक्यू सीरीज की ये क्लास। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित ये क्वेश्चन है जिसमें निम्न शब्दों पर विचार कीजिए: समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्रम दीजिए, यानी ये जो ऊपर शब्द दिए गए इनको क्रमानुसार व्यवस्थित करता है। ये शब्द जिस प्रकार से प्रस्तावना में दिए गए हैं उस हिसाब से इन्हें क्रमबद्ध करना है। जैसे देखो प्रस्तावना में कैसे शब्द दिए हुए हैं: हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। इन शब्दों में ये शब्द शामिल हो जाएं, जैसे समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ये डिनोट करता है सार्वभौमिक को, ये 1 नंबर पर आएगा। समाजवादी 2 नंबर पर आएगा। पंथ निरपेक्ष 3 नंबर पर आएगा। और प्रजातांत्रिक मतलब लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक 4 नंबर पर आएगा। तो इस प्रकार पहला आएगा सार्वभौमिक, दूसरा समाजवादी, तीसरा धर्मनिरपेक्ष, चौथा प्रजातांत्रिक। तो सार्वभौमिक सबसे पहला शब्द आ गया सार्वभौमिक, यानी तीसरा सबसे पहले आएगा। 3 में तीसरा सबसे पहले दिया हुआ है। फिर समाजवादी, फिर आएगा समाजवादी, तो इसमें दिया हुआ है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो गया, सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक। धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष एक ही अर्थ है, दोनों का इंग्लिश अर्थ होता है सेकुलर, सेकुलर। भारत का जो संविधान है, भारत का जो राज्य है वो धर्मनिरपेक्ष है, क्योंकि भारत में किसी भी धर्म को एक विशेष मान्यता नहीं दी गई है। भारत में सभी धर्मों को समान संरक्षण दिया जाता है। समझ गए? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बार ही संशोधन किया गया है, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं: समाजवादी, दूसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष, और तीसरा शब्द है अखंडता। ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं। इनमें देखते हैं कौन कौन सा है। समाजवादी ये जोड़ा गया है, ग्राम स्वराज नहीं जोड़ा गया है, सांप्रदायिकता, संपूर्ण प्रभुत्व। तो यहाँ पे सांप्रदायिकता की शब्द की जगह पंथ निरपेक्ष शब्द देना था, पंथ निरपेक्ष। तो ये शब्द जोड़ा गया है। तो 2 शब्द जोड़े गए, 1 और 3। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मूल संविधान में था, तो 1 और 3 आपका उत्तर हो गया ऑप्शन 2। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और पंथ निरपेक्ष 2 शब्द 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी भारत को एक गणराज्य बनाया गया है।
गणराज्य का अर्थ होता है, गणराज्य यानी रिपब्लिक, रिपब्लिक का अर्थ होता है कि देश का जो शासनाध्यक्ष है, शासनाध्यक्ष यानी शासन का जो प्रधान है, अध्यक्ष है, वो वंशानुगत नहीं है, वंशानुगत नहीं है, यानी वो क्या है, निर्वाचित है। तो विद्यार्थियों, भारत में जो शासनाध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति महोदय, और राष्ट्रपति महोदय का निर्वाचन होता है, ना कि वंशानुगत है। इस अर्थ में भारत क्या है, भारत एक गणतंत्र है, रिपब्लिक है। तो देखिए ऑप्शन में, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, राज्यों का संघ है। तो ये जो उत्तर है ये वंशानुगत नहीं है, ये डिनोट करता है गणतंत्र को, गणतंत्र को, यानी गणतंत्र का अर्थ होता है गणतंत्र, जनता का तंत्र। और इसका पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी, पॉलिटिकल साइंस में इसका जो परिभाषा होती है गणतंत्र की, वो होती है वंशानुगत शासन का अभाव, वंशानुगत शासन का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। आमुख का मतलब प्रस्तावना हो गया, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना का लक्ष्य भारतीय नागरिकों के लिए क्या सुनिश्चित करना है, सामाजिक और आर्थिक न्याय, यस। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यस। अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये सभी ऑप्शन भारत के संविधान की प्रस्तावना के नागरिकों के लिए उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए एवं इसके प्रत्येक नागरिक को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है भारत के संविधान की प्रस्तावना में। नागरिकों के लिए 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कौन कौन सा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, राजनीतिक। आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। कई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आया है कि इनकी सीरीज भी पूछी है, इनको श्रृंखला से पूछा है कि पहले कौन सा न्याय है, फिर कौन सा न्याय है, फिर कौन सा न्याय, यानी ये श्रृंखला से है। ये सामाजिक न्याय पहले आएगा, फिर आर्थिक न्याय आएगा, फिर राजनीतिक न्याय आएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार बिना सामाजिक न्याय की प्राप्ति के आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यानी कि सबसे पहले आपको सामाजिक न्याय आवश्यक है। जब हम प्रस्तावना की व्याख्या पढ़ेंगे तो हम आप डिटेल में इस बारे में पढ़ेंगे कि सामाजिक न्याय क्या है, आर्थिक न्याय क्या है और राजनीतिक न्याय क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। यहाँ पे शब्द दिया है लौकिक सार्वभौमिकता। लौकिक सार्वभौमिकता का अर्थ होता है जैसे भारत की संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है, हम भारत के लोग, यानी यहाँ पे सर्वोच्च कौन है, सर्वोच्च कौन है, भारत की जनता, भारत के लोग। यानी कि संविधान की शक्ति किससे प्राप्त होती है, संविधान को जो शक्ति प्राप्त होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है, हम भारत के लोग से, हम भारत के लोग। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत के संविधान की प्राधिकार का स्रोत क्या है, भाई भारत के संविधान में शक्ति कहाँ से आती है, तो भारत के संविधान में शक्ति आती है हम भारत के लोग से, यानी संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, हम भारत के लोग। और यहाँ पे लिखा है लौकिक सार्वभौमिकता का अर्थ शक्ति से ही है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, तो संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग से।
प्रजातांत्रिक भारत, जनता के जनतंत्र, जनता के जनतंत्र सब लोकतंत्र शब्दों से, और ये आपका ऑप्शन नंबर 4 है, इसमें दिया है हम भारत के लोग शब्दों से भारत के संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है? क्या पूछा है? कौन सा सही है? आप जब एमसीक्यू करते हो तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको मार्क कर लिया करो कि एक्चुअल में पूछा क्या है, सही है या सही नहीं है। ऐसे दो तीन प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, गलत है, गलत नहीं है, सही है, असत्य है, सत्य है। तो इनको मार्क कर लिया करो कि आपको एक्चुअली पूछा क्या है, सही नहीं है पूछा है या सही है पूछा है। इस बात का कई बार एग्जाम में स्टूडेंट से इस प्रकार की गलती हो जाती है कि सही है को सही नहीं समझ लेते हैं या सही नहीं शब्द को नहीं पढ़ते हैं और सही शब्द को पढ़ लेते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा है प्रस्तावना के बारे में सही कौन सा शब्द है, कौन सा तथ्य सही दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। हमने बात की थी कि भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 से 3 शब्द जोड़े गए थे। एक समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, एक पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष शब्द एक ही हैं। वैसे देखा जाए तो इंग्लिश अर्थ इनका सेकुलर होता है, पर पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष में एक माइनर सा अंतर होता है जो हम संविधान की व्याख्या के दौरान हम पढ़ेंगे। और एक शब्द जोड़ा गया था अखंडता, अखंडता शब्द जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन से 3 शब्द जोड़े गए थे। और यहाँ पे लिखा है कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में संविधान के अंग नहीं थे, यानी जो मूल संविधान था उसमें ये दोनों शब्द नहीं थे। ये बात क्या है? सत्य बात है। अगले वाले उक्त शब्द 1977 में संशोधन, जबकि हमने पढ़ा है 1976 में ये शब्द जोड़े गए थे। उक्त शब्द 1985 में नहीं 1976 में जोड़े गए थे। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, ये बात भी गलत है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है ये 1950 में मूल संविधान में नहीं थे, ये बात पूर्णतया सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य, देखिए राज्य 2 प्रकार के होते हैं, वैसे तो कई प्रकार के हो सकते हैं पर मुख्य रूप से पॉलिटिकल साइंस में राज्य 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पुलिस राज्य, पुलिस राज्य इसे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट भी कहते हैं, और दूसरा है कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट। तो पुलिस राज्य होता है, उसका काम होता है कि नीतियों का निर्माण कर दिया और उनका क्रियान्वयन सिर्फ देखते हैं। नीतियां निर्माण कर दी और क्रियान्वयन देखते हैं। लोग अपना कल्याण स्वयं करते हैं, लोग अपना कल्याण स्वयं करते हैं। राज्य का कार्य सिर्फ नीति बनाना और उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह होता है। जबकि कल्याणकारी राज्य का अर्थ होता है ना केवल नीतियों का निर्माण करना, नीतियों का निर्माण के साथ में उनका क्रियान्वयन और ये भी सुनिश्चित करना कि नीतियों का निर्माण एवं क्रियान्वयन जो समाज के वंचित वर्ग हैं, समाज के वंचित और जो डिप्राइव्ड क्लास जिसको बोलते हैं, वंचित और जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, उनके लिए नीतियों का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और नीतियों के निर्माण के बाद में उनका क्रियान्वयन उनके पक्ष में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी समाजवाद की कुछ अवधारणा से ये उत्प्रेरित हैं। तो ये जो कल्याणकारी राज्य है ये इसका मुख्य लक्षण होता है। आगे देखते हैं ऑप्शन में क्या है। अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना है। ये अवधारणा तो उपयोगितावाद की है, उपयोगितावाद की है अवधारणा है। जर्मी बेंथम और जेएस मिल के द्वारा ये अवधारणा दी गई थी। दूसरा है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। देखा जाए तो ये जो तीनों ही चीजें ये राज्य के कर्तव्य तो जरूर हैं, लेकिन जो कल्याणकारी राज्य है उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 आपका सही है, यानी कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य जो कमजोर वर्ग, वंचित और पिछड़े हुए वर्ग हैं उनका कल्याण सुनिश्चित करना है, यानी ऐसी नीतियों का निर्माण करना और नीतियों को इस प्रकार से क्रियान्वित करना कि कमजोर और जो डिप्राइव्ड क्लास है उनका कल्याण सुनिश्चित हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से देखिए कि इनमें से कौन सा सही है। हमें पूछा है कि जो नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन कौन से सही ऑप्शन हैं। देखिए, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन अंततोगत्वा उद्देशिका बना। तो प्रस्तावना के बारे में बात करते हैं। जो प्रस्तावना है वो मुख्य रूप से जो संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रस्तुत किया गया था, मुख्य रूप से वही है जो आगे जाके प्रस्तावना के रूप में रूप लिया। और इसे 22 जनवरी 1947 में संविधान सभा ने क्या किया था? पारित किया था। तो ये बात सही है पहला ऑप्शन की, ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही आगे जाके अंत में प्रस्तावना का रूप लिया था। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये बात भी सही है। न्याय योग्य, कोई भी प्रावधान यानी संविधान का कोई भी प्रावधान न्याय योग्य है या नहीं है, इसका तात्पर्य हो गया न्याय योग्य यानी जस्टिएबल, न्याय योग्य। इसके लिए एक शब्द और प्रयुक्त किया जाता है संविधान में, प्रवर्तनीय यानी प्रवर्तनीय है या नहीं है। इसका अर्थ होता है कि अगर इस प्रावधान का उल्लंघन होता है, इस प्रावधान का किसी भी रूप में अगर उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यानी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतितोष यानी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसे लागू किया जा सकता है। यानी ऐसे प्रावधान जिनके उल्लंघन पर या जिनके हनन पर सर्वोच्च न्यायालय में हम जा सकते हैं और उनसे सहायता मांग सकते हैं इन्हें लागू करवाने के लिए, तो ऐसे प्रावधान को कहते हैं प्रवर्तनीय या न्याय योग्य। और भारतीय संविधान के ऐसे प्रावधान जिन्हें लागू कराने के लिए हम सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जा सकते उनको बोलते हैं गैर न्याय योग्य यानी ये न्याय योग्य नहीं है। इसका अर्थ है कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट में जाके इन्हें लागू नहीं करवा सकते। अगर सरकार लागू कर रही है तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रही है तो इसे लागू नहीं करवा सकते कि हमारे संविधान में दिया गया है तो इन्हें लागू करवाओ, ऐसा नहीं कर सकते। और जो इनको एक संविधान में अप्रवर्तनीय भी कहते हैं, अप्रवर्तनीय। और जो लागू करवाए जा सकते हैं वो होते हैं प्रवर्तनीय या न्याय योग्य। तो ऐसे कई प्रावधान है हमारे संविधान में जो न्याय योग्य हैं, यानी जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में जाके लागू करवाया जा सकते हैं, यानी जिनके उल्लंघन पर हम सुप्रीम कोर्ट में सहायता मांग सकते हैं। जैसे मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार प्रवर्तनीय हैं, इनके हनन पर सीधा सुप्रीम कोर्ट में हम जा सकते हैं। हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का यह दायित्व है कि वो हमें जिस अधिकार का यानी जिसके अधिकारों का मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है या जिसके अधिकार छीने गए हैं उन्हें वो अधिकार प्रदान करवाएगा। लेकिन जो राज्य के नीति के निदेशक तत्व हैं, राज्य के नीति के निदेशक तत्व जो हैं वो गैर न्याय योग्य हैं, यानी अप्रवर्तनीय हैं, इन्हें लागू नहीं करवाया जा सकता। यद्यपि संविधान में लिखा है कि राज्य जब नीतियों का निर्माण करेगा, राज्य नीतियों के निर्माण में इन्हें महत्व देगा, यानी इनको ध्यान में रखकर ही नीतियां बनाई जाएंगी, परंतु ये न्याय योग्य नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं जो राज्य ने लागू किए हैं, किसके? डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बहुत से प्रावधान राज्य ने लागू किए हैं, लेकिन राज्य अपने हिसाब से अपनी सुविधा अनुसार इन्हें लागू करता है। हम इनके लागू नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि ये क्या है? अप्रवर्तनीय है।
तो यहाँ पे हमने शब्द देखे न्याय योग्य, गैर न्याय योग्य, परिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय। इसकी डिटेल में व्याख्या जब हम डीपीएसपी पढ़ेंगे या संविधान की जब प्रस्तावना की जब व्याख्या करेंगे तो उस टाइम हम इसको डिटेल में करेंगे। भारतीय गणतंत्र की 26/11/1950 को सही स्थिति, संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। यानी ये 26/11 नहीं है, 26/1 है बेसिकली, 26 जनवरी 1950 की बात कर रहा है। संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी, यानी जब भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ये प्रिपेयर तो हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन एक स्थिति विशेष को महत्व देने के लिए, स्थिति विशेष को महत्व देने के लिए हमने इसे लागू किया 26 जनवरी 1950 को। हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देते हैं कि ये तिथि विशेष का महत्व ये था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण स्वराज की मांग के तहत संपूर्ण स्वराज की मांग की घोषणा की थी, और उसके तहत रावी नदी के तट पर और बहुत सारे अपने देश के बहुत सारी जगह इस दिन तिरंगा फहराया था। तो इस तिथि विशेष को, यानी इस तिथि विशेष को स्वतंत्रता के रूप में महत्व देने के लिए, यद्यपि स्वतंत्रता का जो समय था वो हमें 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमें स्वतंत्रता दे दी गई थी। अब जब अंग्रेज स्वतंत्रता दे रहे थे, यानी अंग्रेजों की तरफ से जब अंग्रेज संसद की तरफ से स्वतंत्रता रिजोल्यूशन पास हो गया और भारत से जब अंग्रेज जा रहे थे, तो उनको तो हम कह नहीं सकते कि आप वेट करो, हम 26 जनवरी की तारीख को महत्व देना चाहते हैं तो 26 जनवरी 1948 को हम आज़ाद होंगे, ऐसा उनको कहना तो लाजमी हो जाएगा कि बड़ी मुश्किल से तो हमें स्वतंत्रता मिली है, कितने संघर्षों के बाद हमें स्वतंत्रता मिल रही है, तो उनको तो वेट के लिए कह नहीं सकते। तो वो तो जब हमें मिल गई तो हमने अपने कब्जे में ले ली। अब इस तारीख को महत्व देने के लिए जब संविधान लागू हो रहा था तो संविधान विशेषतः प्रिपेयर हो गया था 26 नवंबर 1949 को, और इस तिथि को महत्व देने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान लागू किया। तो अभी इसको पढ़ते हैं, ये मिटा देते हैं। देखिए, यानी 26 जनवरी 1950 को भारत की संवैधानिक वास्तु स्थिति क्या थी? लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। बेसिकली संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द हैं उनका यहाँ पे समावेशन किया गया है। तो आप लोगों को बता देते हैं कि हमने पहले पढ़ा है कि 42वें संविधान संशोधन से संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, और एक ही बार भारत के संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, और उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यानी कि जो 1950 का जो संविधान था, 1950 में जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस संविधान में ये 3 शब्द, उस संविधान की प्रस्तावना में ये 3 शब्द नहीं थे। तो जिस ऑप्शन में ये 3 शब्द आते हैं वो ऑप्शन गलत है, यानी वो ऑप्शन सही नहीं माना जाएगा। तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य सही है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भी था, धर्मनिरपेक्ष नहीं था, यानी ये शब्द नहीं जोड़ा हुआ था। लोकतंत्रात्मक गणराज्य जरूर था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य ये भी था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ये समाजवादी नहीं था, यानी ए ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, और इस ऑप्शन में और कोई शब्दों का उल्लेख नहीं है। तो ये जो है ना ऑप्शन 3 संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये आपका उत्तर सही होगा, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, और समाजवादी शब्द भी बाद में यानी 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। लोकतंत्रात्मक गणराज्य के साथ में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भी शब्द पहले से ही संविधान के प्रस्तावना में विद्यमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन
सही है, यानी कौन सी बात सही है पूछा है हमें। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। भारत के संविधान में सामाजिक समानता प्रत्याभूत है, यानी विद्यमान है, शामिल समावेश इसका किया गया था, सामाजिक समानता की। यहाँ पे संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए एवं इसके प्रत्येक नागरिक को न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और दिया गया है व्यक्ति की गरिमा, इससे पहले दिया गया अवसर की समानता, अवसर की समानता, यानी कि भारत के संविधान में अवसर की समानता यानी समानता प्रत्याभूत है। सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से सभी नागरिकों को समानता प्रदान की गई है। भारत के संविधान में समानता, स्वतंत्रता, समानता स्वतंत्रता पहले से ही प्रदान की गई है और संविधान की प्रस्तावना में इसका उल्लेख है। प्रस्तावना में भी इसका उल्लेख है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 3 प्रकार के न्याय, 2 प्रकार की समानता की बात है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार के न्याय और 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। कौन सी 2 प्रकार की समानता है? न्याय तो 3 प्रकार की हम बात कर चुके हैं और स्वतंत्रता 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन सी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और समानता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है। भारत के संविधान में एक 3 शब्दों का उल्लेख है, एक है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ये 3 शब्द हमने फ्रांस की राज्य क्रांति से ग्रहण किए हैं। राज्य यानी फ्रांस से हमने ये, उस टाइम में जो फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी उसके बाद में फ्रांस का संविधान बना था, तो ये 3 शब्द प्रचलित थे वहां की राज्य क्रांति से ही, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। और स्वतंत्रता और समानता यानी समानता और स्वतंत्रता के बिना बंधुता को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्लियर? तो इसका उत्तर हुआ देश में सामाजिक समानता। ये तो गलत बात है, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, ये भी गलत बात है। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, ये आपका उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? यानी धर्मनिरपेक्ष, यहां हम इसकी बात करते हैं। यहाँ पे 2 शब्द बार बार हम यूज कर रहे हैं, एक धर्मनिरपेक्ष शब्द यूज कर रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष, एक शब्द यूज कर रहे हैं हम पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। और दोनों का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो सेकुलर ही होता है, यानी इसका इंग्लिश अर्थ सेकुलर ही होता है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि मुख्य रूप से अगर अर्थ देखा जाए तो दोनों का समान ही है, धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, यानी धर्म से निरपेक्ष, अलग निरपेक्ष। इसका मुख्य रूप से अर्थ ये होता है कि किस राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, यानी कोई राज्य धर्म नहीं है, राज्य धर्म नहीं है।
क्योंकि हमारे देश का जो संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग, जबकि जिन राज्यों का धर्म है, जिन राज्यों का राज्य धर्म है, जैसे पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का जो है तो उनकी जो प्रस्तावना शुरू होगी वो होगी वी द पीपल ऑफ इस्लामिक स्टेट, क्योंकि उनका धर्म इस्लामिक है। तो उनके राज्य का एक धर्म है, इस्लाम उनका धर्म है, जबकि अपने देश में राज्य का कोई धर्म नहीं है। यानी राज्य नागरिकों को कोई भी धर्म अपनाने की बात नहीं कहता। राज्य नागरिकों को धर्म के मामले में स्वतंत्र रखता है, धर्म के मामले में स्वतंत्र रखता है। तो इन दोनों शब्दों का अर्थ तो हो गया समान कि भाई राज्य का कोई भी राज्य धर्म नहीं है, लेकिन इन दोनों शब्दों में थोड़ा सा अंतर है। भारतीय संदर्भ में आप एक चीज समझो कि धर्म का तात्पर्य होता है, धर्म का तात्पर्य कर्तव्य से लिया जाता है, धर्म का तात्पर्य कर्तव्य से लिया जाता है। जैसे कई बार समाज में हम ये सुनते हैं कि फलां व्यक्ति ने अपने धर्म का त्याग कर दिया। किसी व्यक्ति ने अगर अपने माता पिता की सेवा नहीं की या माता पिता को कष्ट दिया, उनके ज़रूरत में उनका साथ नहीं दिया, तो बोला जाता है कि फलां व्यक्ति ने पितृधर्म का पालन नहीं किया, पितृधर्म का पालन नहीं किया। अगर माता पिता भी अपने संतान को अगर लालन पालन सही से नहीं करते हैं तो उनको कहा जाता है कि उन्होंने संतान धर्म का पालन नहीं किया, अर्थात उन्हें जो संतान के प्रति उनके जो कर्तव्य निहित थे उन कर्तव्यों का सही से पालन नहीं किया, सही से उनका निर्वहन नहीं किया। उसी प्रकार अगर कोई पढ़ता नहीं है ढंग से, अगर पढ़ाई ढंग से नहीं कर रहा है तो उसे क्या कहा जाता है कि उसने अपने छात्र धर्म का पालन नहीं किया। इसी प्रकार से अगर कोई राजकीय सेवा में या राज्य की सेवा में जो लोग हैं उन्होंने अगर अपने धर्म यानी कर्तव्यों का पालन नहीं किया तो उन्हें कहा जाता है कि उन्होंने अपने राज धर्म का पालन नहीं किया, अर्थात राज्य के प्रति या राजकीय सेवा में होने के प्रति उनके जो कर्तव्य निहित थे उन कर्तव्यों का उन्होंने पालन नहीं किया। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि भारतीय संदर्भ में धर्म का तात्पर्य लिया जाता है कर्तव्यों से। इसीलिए जब भारत के संविधान का जब हिंदी अनुवाद हो रहा था, जब हिंदी अनुवाद करवाया गया था, राष्ट्रपति जी को अधिकार है या प्राधिकार है, राष्ट्रपति को शक्ति है कि वह भारतीय संविधान का हिंदी अनुवाद करवाए 394 क के अनुसार। तो जब हिंदी अनुवाद है तो इसे धर्म शब्द के साथ में यानी धर्म निरपेक्ष ना कहकर इसे कहा गया पंथ निरपेक्ष। पंथ का अर्थ विभिन्न धार्मिक प्रक्रियाओं को अपनाने वाले लोग या विभिन्न धार्मिक समुदाय के लोग, विभिन्न धार्मिक प्रक्रिया समुदाय के लोग। तो यह भी धर्म से ही संबंधित है जिसे हम रिलीजन कहते हैं। तो यह पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ रिलीजन से लिया गया है, जबकि धर्म का अर्थ भारतीय संदर्भ में कर्तव्यों से लिया गया है। तो यहाँ पे ये कहना कि धर्म निरपेक्ष यानी कर्तव्य से निरपेक्ष, ये एक अनुचित बात हो जाती भारतीय संदर्भ में, इसलिए इसे पंथ निरपेक्ष कहा गया। तो विद्यार्थियों हमने इसे डिटेल में देख लिया कि धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो विद्यार्थियों उद्देशिका यानी प्रस्तावना से रिलेटेड अगर कोई न्यायिक वाद है, न्यायिक विवाद अगर कोई हुआ है तो वो है कि संविधान का अंग यानी प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। इस संबंध में इस पे बहुत वाद विवाद और कई केस आए हैं। तो इससे संबंधित जो केस है, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली ये नहीं है, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी ये भी नहीं है, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया ये, मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब ये केस नहीं है। जबकि इससे संबंध में अन्य एक महत्वपूर्ण जो केस की बात आती है केशवानंद भारतीवाद, केशवानंद भारतीवाद 1973 का एक केस है
यह एक लैंडमार्क केस है, एक महत्वपूर्ण केस है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान की प्रस्तावना को संविधान का भाग माना और कुछ बिंदु प्रदर्शित किए। जब हम संविधान की प्रस्तावना की व्याख्या पढ़ेंगे तो उस दौरान इसे डिटेल में पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय में क्या क्या कहा गया। मुख्य रूप से आपको यह समझना चाहिए कि केशवानंद भारतीवाद में, एसआर बॉम्बईवाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया है। इससे पहले भी एक केस हुए थे, जैसे गोलकनाथ केस, गोलकनाथवाद 1967 का है। उसके बाद में बेरुवाड़ीवाद 1950 का है। इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने भारत के संविधान की प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था, लेकिन 1973 में केशवानंद भारतीवाद में मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट ने भारत के संविधान की प्रस्तावना को संविधान का भाग माना। और इतना ही नहीं, ये भी कहा कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन भी किया जा सकता है। और इसके बाद 42वें संविधान संशोधन 1976 से इसमें संशोधन करके 3 नए शब्द जोड़े गए थे, जिनके बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? यद्यपि यह प्रस्तावना का क्वेश्चन नहीं है, फिर भी हम देखते हैं। संसदात्मक सरकार, यस, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था विद्यमान है। संसदीय शासन व्यवस्था, जो कि संघवाद का भी प्रतीक है। इसके बाद अध्यक्षात्मक सरकार, नहीं, भारत में अध्यक्षात्मक सरकार नहीं। अमेरिका में अध्यक्षात्मक सरकार है, भारत में संसदीय सरकार है। स्वतंत्र न्यायपालिका, बिल्कुल है स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र। और भारत की न्यायपालिका को स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका कहा जाता है। एकीकृत न्यायपालिका। संघात्मक सरकार, बिल्कुल संघात्मक सरकार है। तो विशेषता नहीं है पूछा है, तो इसमें कहा जा सकता है कि अध्यक्षात्मक सरकार है, वो भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, तो इसमें ध्वज राज्य का तत्व होता है। राजधानी ये भी राज्य का तत्व है। संप्रभुता ये भी राज्य का तत्व है। शासनाध्यक्ष ये भी राज्य का तत्व है। लेकिन यहाँ पे शब्द दिया है सबसे महत्वपूर्ण, यानी ये चारों ही राज्य के तत्व होते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है संप्रभुता। यानी अगर संप्रभुता ही नहीं है तो ना तो राज्य रहेगा, ना ध्वज रहेगा, ना राज्याध्यक्ष यानी शासनाध्यक्ष रहेगा। तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण जो शब्द है वो है संप्रभुता। और भारत के संविधान में सबसे पहले ही कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका अर्थ ही होता है संप्रभुता। यानी भारत अपने हर मामले में आंतरिक और बाह्य मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, संप्रभु है। वह अपनी नीतियों का निर्माण स्वयं करता है, किसी अन्य देश का इसके ऊपर कोई भी दबाव नहीं रहता। यद्यपि वर्तमान परिस्थितियों में भारत ने भी कई देशों की, कई संस्थाओं की, कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सदस्यता ले रखी है, कई संधियां भी कर रखी हैं। संधियां विभिन्न प्रकार के कन्वेंशन यानी अभिसमयों का वो सदस्य है, जैसे ये कोप वगैरह, इन सब संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है, IMF, WTO इनका सदस्य है। और कई संधियां भी भारत की विभिन्न देशों के साथ में बायलैटरल या बहुपक्षीय संधियां इनके साथ में कर रखी हैं। तो इन नियमों का पालन सुनिश्चित हो जाए, इसलिए जैसे पर्यावरण संबंधी कोई मामला होता है तो भारत उन संधि का, अगर उस संधि का या उस कन्वेंशन का हिस्सा है तो भारत भी उसके लिए बाध्य हो जाता है कि वह भी अपने यहाँ पे पर्यावरण संबंधी, संरक्षण संबंधी कुछ नीतियां बनाए। ये इस नाते है क्योंकि वह इन संस्थाओं का सदस्य है। यद्यपि अगर वह चाहे तो ना भी बनाए और इन संस्थाओं की सदस्यता से त्याग कर सकता है। इस मामले में वह क्या है?
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, यानी संप्रभुता उसके पास विद्यमान है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो हमें पूछा है क्रम सही है, तो यहाँ पे लिखा है गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न। यहाँ पे हमने एक शब्द पढ़े थे, जैसे हम भारत के लोग, भारत को यहाँ हम लिख लेते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। फिर क्या है? समाजवादी, समाजवादी। फिर है पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक। फिर है गणराज्य। बेसिकली इन्हीं शब्दों को यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन हमें क्या इनको क्रम से करना है। तो सबसे पहले जो शब्द आएगा वह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आएगा। सार्वभौम और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समान से ही शब्द हैं। सार्वभौम सत्ता संपन्न या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एक ही बात है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यहाँ भी है, संप्रभु यहाँ भी है, संप्रभु यहाँ भी है, तो ये तो हो नहीं सकता। इसके बाद में समाजवादी, तो इसके बाद में यहाँ पे समाजवादी है, यहाँ पे भी समाजवादी है, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्र पहले है, ये नहीं हो सकता। यानी दो ऑप्शन तो हमारे क्या हो गए? डिलीट हो गए। फिर है पंथ निरपेक्ष, तो यहाँ पे धर्म निरपेक्ष, यहाँ पे अच्छा ये तो गलत, समाजवादी पंथ निरपेक्ष यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे लोकतंत्रात्मक दे दिया, तो ये नहीं हो सकता। तो मुख्य रूप से ये ऑप्शन 4 आपका सही है। सार्वभौम सत्ता संपन्न यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। तो ऑप्शन 4 आपका सही है। आपको एक सलाह देते हैं बच्चों, आप भारत के संविधान की प्रस्तावना को हूबहू याद कर लो, यानी वो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। कोई भी एग्जाम में जिसमें भारतीय राजव्यवस्था से संबंधित विषय यानी टॉपिक लगता है, उसमें प्रस्तावना से संबंधित एक क्वेश्चन आता ही आता है, ये बात निश्चित है। हर एग्जाम में आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, भारत के संविधान की प्रस्तावना से एक क्वेश्चन हमेशा ही आता है। तो और मेरा ये मानना है कि अगर हम ये एमसीक्यू सीरीज करते हैं तो भारत के संविधान की प्रस्तावना से संबंधित आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि हम क्वेश्चन जितने करेंगे उसके साथ में उसकी व्याख्या के दौरान हम बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ करते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? निम्नलिखित में कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य? धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ हमने देखा था, यानी राज्य का कोई धर्म नहीं है, लेकिन हमने देखा था कि भारतीय संदर्भ में इसे कहा जाता है कि राज्य सभी धर्मों को क्या देता है? समान संरक्षण देता है, समान संरक्षण देता है। धर्मनिरपेक्ष की 2 व्याख्याएं होती हैं। इसकी एक होती है पाश्चात्य देशों का जो धर्मनिरपेक्ष है, और दूसरा है भारतीय धर्मनिरपेक्ष, भारतीय धर्मनिरपेक्ष। इसका मूल अर्थ तो यह होता है कि राज्य का कोई राज्य धर्म नहीं होता, लेकिन पाश्चात्य देश में धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि राज्य की धर्म से दूरी, राज्य की धर्म से दूरी, यानी राज्य धर्म के मामले में, नागरिकों के धर्म के मामले में उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। लेकिन भारतीय संदर्भ में यह नहीं है। भारतीय संदर्भ में राज्य सभी धर्मों को समान संरक्षण देता है, समान संरक्षण देता है, यानी किसी विशेष धर्म को संरक्षण ना देके राज्य सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करता है, सभी धर्मों के लोगों को समान समझता है, और अगर संरक्षण यानी सभी धर्मों को मानने वाले लोगों को राज्य में समान स्थान प्राप्त होता है। और विशेष रूप से धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है कि नागरिक धर्म के मामले में, यानी धर्म के मामले में स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं। यानी धर्म क्या है? यानी धर्म एक व्यक्तिक मामला है,
व्यक्तिक मामला है, यह व्यक्ति का अपना खुद का मामला है, खुद का अंतःकरण है कि वह किस धर्म को अपनाए, किस धर्म की प्रक्रियाओं को अपनाए, ये उसका व्यक्तिक मामला है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। तो ये तो सोचने वाली बात नहीं है, संविधान की प्रस्तावना भारत के को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, रूपरेखा दी गई है, उनकी व्याख्या कीजिए। जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा, यानी भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो आदर्श दिए गए हैं, जो शब्द दिए गए हैं, यानी समानता की बात की गई है, न्याय की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई है, संप्रभुता की बात की गई है, न्याय भी आर्थिक राजनीतिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, समानता भी प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, स्वतंत्रता भी विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, बंधुता की बात की गई है, बंधुता की बात की गई है, लोकतंत्रात्मक की बात की गई है, लोकतंत्रात्मक की बात की गई है, साथ में गणतंत्र की भी बात की गई है। इन जो शब्दों का जो आदर्श है, ये शब्द आदर्श हैं, इनका उल्लेख यानी इनकी रूपरेखा दी गई है। इनको हमने संविधान में कहाँ कहाँ देखते हैं, कहाँ कहाँ हम इनको दृष्टिगोचर करते हैं, तो इस बात का करना है। मूल अधिकारों के अध्याय में बिल्कुल करते हैं, समानता की बात की गई है, मूल अधिकारों में न्याय की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में यस समाजवाद की बात की गई है, समाजवाद की बात भी नीति निर्देशक तत्वों में की गई है। पंथ निरपेक्ष की बात की गई है, संविधान के मूल अधिकारों में पंथ निरपेक्ष की बात की गई है। साथ ही साथ जो नीति के निर्देशक तत्व हैं उनमें भी पंथ निरपेक्ष की बात की गई है। अनुच्छेद 44 यानी समान नागरिक संहिता की बात की गई है, नागरिक संहिता की बात की गई है। तो ये प्रावधान जो है, ये सभी जो आदर्श हैं, इनका मूल अधिकारों में भी किया गया है, नीति निर्देशक तत्वों में भी किया गया है, और हमारे मौलिक कर्तव्यों में भी इनका समावेशन किया गया है। मौलिक कर्तव्य तो मूल रूप से नैतिक ही हैं, उनमें बहुत सारी नैतिक बातों का उल्लेख किया गया है। तो मुख्य रूप से इसका उत्तर हो गया, मूल अधिकारों में भी इसका समावेशन है, नीति के निर्देशक तत्वों में भी इसका समावेशन है, और मौलिक कर्तव्यों में भी इन जो प्रस्तावना में वर्णित जो आदर्श हैं उनका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। ये तो सरल सा क्वेश्चन है। हमने बात की 5 प्रकार की स्वतंत्रता, कौन कौन सा? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। यानी प्रस्तावना में इन 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। अब देखो, विचार की स्वतंत्रता है और यहाँ पे लिखा है नहीं, यानी किसकी नहीं है, वर्णन किसका नहीं है। तो विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही कहते हैं। यानी आप अपने आप को अभिव्यक्त कर पा रहे हो, वो चाहे कोई भी माध्यम हो, लिखित हो सकता है, अभिव्यक्ति के माध्यम हो सकते हैं, लिखित हो सकता है, मौखिक हो सकता है, सांकेतिक भी हो सकता है, सांकेतिक भी हो सकता है। यानी किसी भी भाषा में करो, लिखित भाषा में करो, मौखिक भाषा में करो, सांकेतिक भाषा में करो, ये आपकी अभिव्यक्ति है, आप अभिव्यक्त कर सकते हो। तो विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है। विश्वास की स्वतंत्रता है, बिल्कुल हमने लिखा है विश्वास की स्वतंत्रता है। आप किस तथ्य पे विश्वास करते हो, आप किस चीज में अपना विश्वास प्रकट करते हो, विश्वास की भी स्वतंत्रता है। आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है, क्योंकि देख लो, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता नहीं की दी गई है, जबकि आर्थिक स्वतंत्रता की बात हमारे भारत के संविधान में नहीं की गई है, प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित थे। ये बात हमने कर ली है, इस प्रकार का क्वेश्चन पहले भी आया है। हमने क्वेश्चन देखा था कि 26 जनवरी 1950 को कौन से शब्द थे, और यहाँ पे दिया गया 26 नवंबर 1950 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। बात तो एक ही है, इन दोनों के बीच में कोई संशोधन नहीं हुआ था। संशोधन कब हुआ था? 42वें संविधान संशोधन से संशोधन हुआ था।
तो जो 26 जनवरी को था वही 26 नवंबर को था। तो देख लो, समाजवादी शब्द नहीं था, क्योंकि कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष भी नहीं था, इसे भी इसी समय जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन से। सत्यनिष्ठा शब्द तो था ही नहीं, और गणराज्य शब्द था, तो शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 आपका उत्तर ये। सत्यनिष्ठा तो अभी भी नहीं है, केवल गणराज्य शब्द था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष में सम्मिलित किए गए शब्द, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष में सम्मिलित किए गए थे शब्द। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा गोलमोल हो गया। क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द शामिल किए गए थे। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रस्तावना में 2 शब्द डाले गए, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष जो शब्द हैं वो डाले गए, और ये पूछ रहा है कब डाले गए। तो ये तो हमने कई बार इस पे चर्चा कर ली। 42वें संविधान संशोधन 1976 यानी 1976 के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द डाले गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। तो ये प्रस्तावना के क्वेश्चन, आपके पहली सीरीज के क्वेश्चन लगभग हमने 20 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट कक्षा में हम इसके आगे वाले श्रृंखला के क्वेश्चन पढ़ेंगे, और मेरा ये मानना है कि प्रस्तावना से संबंधित सारे क्वेश्चनों का, सारे एमसीक्यूज का हम यहाँ पे समावेशन कर लेंगे, जिससे आपके एग्जाम में इससे अलग शायद ही कोई क्वेश्चन हो जो प्रस्तावना से रिलेटेड हो। इस प्रकार हम ना केवल प्रस्तावना, संविधान, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के सभी विषयों के एमसीक्यू सीरीज लेके आएंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।